नमस्कार साथियों, मैं मंजित भास्कर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिखर एकेडमी में। हम लोगों ने अपने एक टेस्ट सीरीज शुरू की हुई थी जिसमें हम एनटीपीसी के पुराने क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे और उसमें हमने 10/1/2021 वाला आधा पेपर सोल्व किया था जिसमें हमने मैथ का आधा पेपर करा था। आज हम करेंगे उस मैथ के क्वेश्चन के अगला पोर्शन। तो आज चलो भाई शुरू करते हैं हम अगला पोर्शन, यानी कि उसी में जो अगला क्वेश्चन था। हमारा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपए में खरीदी और 5,000 रुपए उसके ऊपरी व्यय पर खर्च कर दिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना भाई कि कभी भी अगर आप कोई चीज खरीदते हो और उसके ऊपर कुछ भी खर्च करते हो तो जो आपने खर्च किया ना, वो खर्च भी आपका जो होता है क्रय मूल्य में ही जुड़ता है, यानी कि वो भी आपका सीपी होता है। ठीक है, अब देखते हैं। उसने कहा कि 70,000 रुपए में एक मशीन खरीदी और 5,000 रुपए ऊपर लगा दिए, यानी खर्च कर दिया, तो कुल मिलाकर पड़ेगी उसे 75,000 रुपए की। अब वो कह रहा है यदि वह मशीन को 15% कम पर खरीदा होता तो 15% का लाभ होता तो मशीन का विक्रय मूल्य कितना होता। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। भाई वो कहता है कि मैंने ना कोई सामान जो है मैंने 70,000 रुपए में खरीद लिया। भाई कितने रुपए में खरीद लिया? 70,000 रुपए में, और उसके ऊपर खर्च कर दिए 5,000 रुपए, 5,000 रुपए और खर्च कर दिए, तो कुल मिलाकर जो मुझे सामान पड़ा हो वो पड़ा मुझे 75,000 रुपए में। कितने का पड़ा भाई? 75,000 रुपए का सामान पड़ गया। अब इसमें कहा जा रहा कि यदि हम एक काम कर लें, क्योंकि ये तो खर्च है, ये सीपी है, ठीक है, ये इसके ऊपर खर्च हुआ है। वो कह रहा है कि यदि आप एक काम करो कि वो मशीन जो है आपकी 15% कम पर खरीद लो। कितने कम पर खरीद लो? 15%, यानी कि जो 70% वाला था ना सामान, 70,000 रुपए वाला, 70,000 रुपए वाला सामान था, वो 15% कम पर खरीद लो। यानी कि खरीदने में ही कम कर सकते हो आप, केवल किसमें कमी कर सकते हो भाई? खरीदने में कमी कर सकते हो आप। उसका जो खर्च है उसमें कमी नहीं करोगे, यानी कि हमें जो भी 15% कम करना है, 70,000 पे कम करना है। तो अगर हम बात करें 70,000 रुपए पे कितना कम करना है भाई? 15%, तो 15% का मतलब हो जाएगा 85% पे खरीदा होगा सामान। कितने खरीदा होगा भाई? 85% का सामान खरीदा होगा। तो हम अगर इसे डिवाइड कर ले तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो आ गई, 7 पंजे 35 हो गया, 7 8 56, 56 और 3 59 आ गया भाई, 56 और 3 59। तो यानी कि जो मेरा सीपी है, जो मैंने खरीदी वो मशीन, वो खरीद रखी 59,500 रुपए की, अगर 15% कम पर खरीदूं। फिर कह रहा है वो कि 15% कम पर खरीदूं तो मुझे 15% का लाभ होगा। आपने भले ही इसका रेट कम किया हो, लेकिन आप याद रखना कि आपने जो उसके ऊपर खर्च कर रहे हो ना, जो लाने ले जाने में खर्च कर रहे हो, उसके ऊपर आप कम नहीं कर रहे हो। तो जब उसके ऊपर कम नहीं कर रहे हो तो आपको 5,000 रुपए तो उस पर लगाने ही पड़ेंगे भाई। वो कितने लगाने पड़ेंगे? 5,000 रुपए। तो कुल मिलाकर जो मेरा सीपी हो जाएगा भाई 0 0, उसके बाद आ जाएगा 5 और 9 और 5 14 और 5 और 1 6, यानी कि 64,500 रुपए की। ठीक है भाई, कितने की पड़ी मुझे कुल मिलाकर? अब वो 15% कम पर, 15% कम पे जो मेरा सीपी है वो 64,500 रुपए है। अब इसी सामान को मैं चाहता हूं कि 15% के लाभ पर बेच दो। कितने लाभ पर बेच दो भाई? 64,500 रुपए के सामान को इसे बेच देता हूं 15% के लाभ पर। तो उसका 15% निकाल लो भाई, 115 से अच्छा इसका 15% निकाल लो, क्योंकि 115 गुना करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो एक काम करते हैं, 0 से 0 काट देते हैं भाई 2। तो एक काम करें, गुणा करें, तो 15 पंजे 75 का 5 का 80 लगे 7। ठीक है भाई, 15 चौके 60 और 7 67, 80 लगे 6 और 15 6 के 90 और 6 96, यानी कि जो उसे लाभ हो रहा है ना, जो लाभ हो रहा है उसे 9,675 का लाभ हो रहा है। कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि जो उसे मशीन पड़ी थी वो कितने की पड़ी थी? वो पड़ी थी 64,500 रुपए की। ठीक है भाई, 64,500 रुपए में 9,675 रुपए का लाभ है। कितने का लाभ है? 9,675 रुपए का लाभ है। तो कुल मिलाकर विक्रय मूल्य हो गया, कितना हो गया विक्रय मूल्य? 5 7 6 और 5 11, 9 और 4 13 और 1 14, 6 और 1 7, यानी कि 74,175 रुपए, 74,175 रुपए में वो जो मशीन थी वो आप लोगों की बिक जाएगी। ठीक है, कितने में? 74,175 रुपए में 15% के लाभ का, यानी 15% का कम खरीदा, 15% के लाभ पर बेचा, तो कुल मिला के 74,175 रुपए की मशीन बिक गई। समझ में आया भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर प्रत्येक 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm, भाई यहाँ पे ना mm दिया हुआ है, जबकि पूरे क्वेश्चन में जो है आप लोगों के पास देखोगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, आधार त्रिज्या के शंकु बनाए जाते हैं, इस प्रकार कितने शंकु बनते हैं? अब देखो
याद रखना कि जब कभी भी आप लोग कोई भी चीज पिघला के किसी दूसरे रूप में परिवर्तित करते हो, मान लो आपने एक गोला पिघला दिया, बेलन बना लिया, तो याद रखो भाई कि उस गोले का आयतन और इस बेलन का आयतन दोनों इक्वल होता है। ऐसे ही आपको अगर देखोगे तो आपको बेलन का दे रखा है बेलन, ठीक है नहीं, बेलन पिघला कर आपको बनाना क्या है, शंकु। तो याद रखो भाई क्या बनाना, शंकु। तो शंकु का आयतन बराबर होता है बेलन के आयतन के, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई उस कंडीशन में, शंकु का आयतन जो बराबर होगा बेलन के आयतन के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम बेलन के आयतन की बात करें तो मान लेते हैं बेलन का आयतन क्या हो जाएगा भाई, कि बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। जबकि अगर मैं शंकु के आयतन की बात करूं तो पाई आर की जगह हम ना कैपिटल आर लिख देते हैं क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसका 1/3, कितना भाई 1/3, या आप इसे ऐसे बोल सकते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई एक बात देखोगे तो आप लोग, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया है ना, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। अगर पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है तो आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 3 देखो यहाँ पे जो हमारे पास बेलन की त्रिज्या है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा भाई। अच्छा, अगर हम h की बात करें, इसमें ऊंचाई दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, तो 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें r की, किसमें, शंकु में, तो इसकी जो r है ना, देखो ये कह रहा है प्रत्येक 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तो है 1 सेंटीमीटर, और जो आधार की त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या है वो कितने, 1 mm है। आपको एक बात पता होगी कि 1 mm बराबर जो होता है भाई 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर का मतलब लिख देंगे 1/10 का होल स्क्वायर, और इसकी जगह लिख देंगे 1 लिख देंगे क्योंकि h की वैल्यू 1 दी हुई है 1 सेंटीमीटर। और अब हमें पूछा गया है कितने शंकु बनेंगे, मान लेते हैं 1 शंकु बनेंगे क्योंकि भाई इसकी त्रिज्या छोटी है तो शंकु तो बनने तय है कि या तो ज्यादा बनेंगे, कितने ज्यादा बनेंगे वो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो हम बोल देते हैं कि x शंकु बचे, कितने शंकु बने, x शंकु। अब एक काम करो भाई, ये हो जाएगा 9 पंजे 45, 45 ये हो गया भाई। अच्छा, बटे में 3 था ये, जब ये 3 इधर पहुंचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये, और बराबर में आ जाएगा 1/100, और मान लेते कितने हमने x शंकु, तो 45 दिया 135, कितना आ गया भाई 45 दिया 135, 2 जीरो आ गई, कितनी जीरो आ गई 2 जीरो, तो कुल मिलाकर हमारे पास आ गए 13,500 शंकु बनेंगे हमारे पास। ऐसे ऐसे कितने बनेंगे भाई, 13,500 शंकु बनेंगे। याद रखना भाई मेरे दोस्त कि जब कभी भी आप कोई चीज पिघला के उसके जैसी कोई दूसरी चीज बनाते हो, मान लो आपने एक घन को पिघला के एक बेलन में परिवर्तित कर दिया, या एक बेलन को पिघला कर एक गोले में परिवर्तित कर दिया, या एक गोले को पिघला कर एक शंकु में परिवर्तित कर दिया, तो उन दोनों का जो आयतन होता है वो बिल्कुल समान होता है, ठीक है भाई, उन दोनों का जो आयतन होगा वो समान होगा। आगे बढ़े भाई क्वेश्चन पे, तो इसका कितना आंसर आया था भाई, इसका आंसर आ गया 13,500 शंकु, यानी कि ऐसे ऐसे 13,500 शंकु आप लोगों के बन जाएंगे, ठीक है भाई। चलो, यदि एक संख्या का 1/5 उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर प्राप्त 480 होता है, तो संख्या बतानी क्या है वो। देखो संख्या कुछ भी मान सकते हो आप, मान लो संख्या a है, ठीक है नहीं, उस संख्या का यदि आप 1/5 करते हो और उसी संख्या का आप कितना कर दो, 2/5 कर दो, ठीक है नहीं, 2/5 कर देते हो, और आपस में जब आप गुणा करोगे तो कुल मिलाकर आपको 480 मिल जाएगा भाई। कितना मिल जाएगा, 480। हमें a की वैल्यू बतानी थी यहाँ से, तो बड़े आराम से निकल जाएगी, 2 से काट दो भाई, इससे 2 से कितनी बार कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 240, ठीक है भाई। कितना आ गया 240। अच्छा सॉरी, ये ना 2/3 दिया गया था भाई, ये वाला 2/3 दिया गया था, कोई बात नहीं, ये वाला दिया गया था 2/3, लो जी, ठीक है जी, ये 240 आ गया। अब देखो 5 दिया 15, तो ऊपर तो आ जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पे जब आप 5 और 3 की मल्टीप्लाई करके उसमें लिखोगे, यानी 15 गुणा करोगे तो 0, 15 चौके 60, 15 30 और 6 36, यानी कि आगे 3600। तो a की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 60, यानी कि जो आपकी संख्या थी वो कितनी थी भाई, 60 थी, ठीक है, संख्या कितनी थी आप लोगों की, 60। चलो आगे देखते हैं। एक कक्षा में 82% छात्र जो हैं वो पास हो जाते हैं। कितने पास हो रहे हैं भाई, पास हो जा रहे हैं 82%, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है 2% छात्रों को पुनः परीक्षा श्रेणी में रखा गया है। पुनः परीक्षा श्रेणी का मतलब क्या है कि उनकी जो परीक्षा है वो दोबारा से हो सकती है। तो ऐसे छात्र कितने हैं, ऐसे छात्र हैं 2% जो दोबारा से परीक्षा देंगे, ठीक है। अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है वो 592 है, यानी कि यह बात तो क्लियर है कि पास हुए बच्चे 82%, और जिनकी दोबारा से परीक्षा होगी उन्हें हम फेल नहीं कह सकते कि आप तो बाद में जाकर पास हो जाए। तो इसलिए 82% फेल हैं, 2% ऐसे छात्र हैं आप लोगों के पास जो पुनः परीक्षा देंगे, हो सकते हैं पास हो जाए।
तो हमने क्या किया कि ये दोनों है ना चेक करके देख ली, तो हमारा 84% हो रहा, ठीक है नहीं, लेकिन टोटल 100% होता है। अभी भी जो 16% है ना, ये तो बिल्कुल फेल है भाई। उसने साफ साफ कह दिया कि जो बचे हुए हैं ना वो 16% तो बिल्कुल फेल है। 16% क्या है, बिल्कुल फेल है। अब इन्हीं फेल की वैल्यू 592 दी गई है। अगर 16% की जो वैल्यू है 592 है भाई, तो हम यहाँ से 1% देख लेते हैं। तो 16 से काट देंगे भाई, 16 × 48 आ गया, ठीक है भाई। और जी 16 सत्ते 112 आ गया, 37 आ गया। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 37। और हमारे पास टोटल होता कितना है, 100%। तो कुल मिलाकर जो हमारे पास छात्र हैं वो कितने हैं भाई, 3700। कितने हैं भाई हमारे पास कुल मिलाकर छात्र, 3700। ठीक है भाई, समझ में आया आप लोगों के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा में एक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है, एक बिना प्रयास किए प्रश्न के लिए 0 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आधा अंक काट लिया जाता है। अंबिका ने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए और 90 अंक प्राप्त किए, कितने उत्तर उसने सही किए थे। तो भाई आप लोगों को नहीं कहा गया कि एक परीक्षा हुई, ठीक है नहीं, एक परीक्षा हुई, यदि आप उसमें क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको मिलेगा 1 नंबर। यदि आप क्वेश्चन नहीं करते हो तो आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। जो आपकी जिंदगी से संबंधित परीक्षाएं होती है सेम टू सेम ऐसा ही है कि भाई सही करोगे तो नंबर मिलेगा, नहीं करोगे तो आप छोड़ के आ रहे हो क्वेश्चन तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप ये कर देते हो कि आपने वो भी क्वेश्चन गलत कर दिया, यदि आप क्वेश्चन को ही गलत कर दे रहे हो तो समझ जाओ कि उसका आधा अंक कट जाएगा। और एक लड़की थी जिसका नाम था अंबिका, उसने 120 प्रश्नों के उत्तर दे दिए, ठीक है नहीं, और 90 अंक प्राप्त किए। तो उसने पूछा कि कितने उत्तर सही थे। ठीक है भाई, देखो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, समझ गए नहीं, आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, या आप इसे अगर बेसिक से करना चाहते हो ऐसे भी कर सकते हो। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो भाई वो कह रहा है कि देखो उसने कुल, अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, कुल मिलाकर उसने 120 प्रश्न करे, ठीक है भाई, 120 प्रश्न करे। अगर उसने 60% सही करे, क्योंकि सही के बारे में पूछा गया, अगर वो 60% सही करके आ रही है ना, यदि वो 60% सही करके आ रही है तो 60 गलत भी कर रही होगी, ठीक है भाई, 60 गलत भी कर रही होगी। अच्छा 60 के लिए तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है भाई, इसके लिए आधा नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है नहीं। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो 30 नंबर, ठीक है नहीं, यानी कि जो आपके नंबर कट जा रहे हैं वो 30 नंबर कट जा रहे हैं। तो 60 नंबर सही के 30 नंबर गलत के, तो कुल मिलाकर आपको तो यहाँ 30 ही नंबर मिल पा रहे हैं। जबकि हमें जो नंबर चाहिए वो कितने चाहिए, 90। इसका मतलब 60 तो आंसर नहीं होगा, समझ रहे ना, 60 जो है वो आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं दूसरे की बात करूं, 120% जो उसने है वो किए थे, ठीक है भाई, 120 में से उसने क्या किया कि मैं मान लेता हूं कि उसने 100 सही किए। अगर 100 सही किए तो 100 सही के लिए एक के लिए 1 नंबर, 100 के लिए 100 नंबर हो जाएगा। अच्छा 100 सही किए, 120 में से 100 सही कर दिए, बचे कितने उसके पास, 20 वहीं गलत कर दिए, ठीक है नहीं। और इनके लिए कितना नंबर दिया जा रहा था, आधा नंबर दिया जा रहा था। तो 100 सही आधा नंबर देगा तो ये कुल मिलाकर 10 नंबर बनने, ठीक है नहीं। तो देखो 100 नंबर सही के 10 नंबर गलत के, अगर मैं 100 में से 10 घटा देता हूं, पता लग जाएगा कि मुझे है ना कुल मिलाकर यहाँ पर 90 नंबर मिल गए। यानी कि इस अनुसार हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा था कि आपके जो सही है वो कितने क्वेश्चन थे। तो सही क्वेश्चन मेरे 100 थे, गलत क्वेश्चन 20 थे, कुल मिलाकर 90 नंबर। ये हमारा यही वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे नहीं करना चाहते हो, मान लो ऑप्शन नहीं उठा पा रहे हो, तो भाई मान लो कि आपके पास देखो कुल मिलाकर जो दे रखे थे 120 क्वेश्चन दे रखे थे, ठीक है। 120 क्वेश्चन में मैंने कहा कि मेरे सही क्वेश्चन थे x और गलत क्वेश्चन थे 120 माइनस x, ठीक है नहीं। अब जो सही क्वेश्चन थे उनके लिए 1 नंबर दिया जा रहा था और जो गलत क्वेश्चन थे उनके लिए आधा नंबर काटा जा रहा था, ठीक है भाई। और इसमें से देखो सही में से गलत वाले घटा देता हूं तो कुल मिलाकर मुझे 90 नंबर मिल जा रहे थे। कुछ ऐसा था आप लोगों के पास। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2x, ठीक है भाई। जब इस माइनस की मल्टीप्लाई में होगी तो माइनस का 120 हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, बटे में आपके 2 आ जाएगा। इस 2 की मल्टीप्लाई, देखो ये 2 था ना, इस 2 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी, तो 2 में 18 कर देते हैं। 2 में 18 मतलब कि 180 कर देते हैं, ठीक है भाई। अब देखो 2x ये रहा, 1x ये रहा, 3x हो गया, ठीक है जी। अब ये उधर चल जाएगा, कुल मिलाकर 300 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू, तो सही वाले जो हमारे थे वो कितने थे, 100 थे। सही क्वेश्चन कितने थे, 100, क्योंकि हम x को सही मान के चले थे और ये हमारे गलत वाले थे, ठीक है जी। आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पे, ठीक। तो हमारे जो सही क्वेश्चन थे वो कितने थे, 100। अगला क्वेश्चन,
तीन ट्रैफिक सिग्नल क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड के अंतराल पर बदलते हैं। ठीक है जी, ट्रैफिक सिग्नल जो इसमें रेड लाइट और जी ग्रीन लाइट, येलो लाइट, येलो लाइट होती है ना, तो एक तो 48 सेकंड बाद बदलती है, दूसरी 72 सेकंड बाद बदलती है, और जो तीसरी है वो 108 सेकंड के अंतराल पर बदलते हैं। पहली बार में 8:20 पे एक साथ बदली थी। पहली बार जो है ना 8:20 पे एक साथ बदली थी। वो पूछना चाह रहा है कि किस समय फिर से एक साथ बदलेंगे दोबारा से। तो भाई एक बात बताओ, यदि हम इसे ये देखो, ये 48 लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये 72 लिखा हुआ है और ये 108 लिखा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, हमें चाहिए ऐसी कंडीशन में इनका एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेंगे? हमें है ना क्या करना होता है कि ऐसी संख्या में तोड़ना होता है जो अभाज्य संख्याओं की पावर में हो। जैसे मैं बोल लूं, या तो 2 की पावर में तोड़ो इनको, या 3 की पावर में तोड़ो, या 4 या 5 की पावर में तोड़ो, या 7 की, या 11 की। तो ऐसी संख्याओं में तोड़ना होता है केवल, तो आसानी से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। यदि हम बात करें, इसकी बात करूं मैं पहले वाले की, 48 को लिख सकता हूँ 16 तिया 48, 16 तिया 48। क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 1 है, अभाज्य संख्याओं की पावर में टूट चुका। 72 को अगर मैं लिखूं तो 9 8 72, ये देखो ये 3 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, तो ये भी हमने किस में तोड़ लिया? अभाज्य संख्याओं की पावर में। अगर मैं इसे लिखूं 27 गुणा 4, 27 चौका 108 होता है, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 10। अब करना क्या है कि हमें ना वो सबसे बड़ी संख्या उठानी। जैसे मैं 2 की बात करूं, 2 का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी पावर जो है वो कौन सी है? तो 2 की सबसे बड़ी पावर है 16, ठीक है भाई। अगर मैं 3 की सबसे बड़ी पावर की बात करूं, 3 की सबसे बड़ी पावर है 27। लो भाई निकल गया एलसीएम। तो 16 और 27 को गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा भाई? 16 7 112, हासिल लगे 11, और 16 दूनी 32, और जी 32 और 11 43 आ गया भाई, ठीक है नहीं, 32 और 11 43। यानी कि 432 सेकंड के बाद, 432 सेकंड के बाद में दोबारा से बत्ती अपनी बदलनी शुरू कर देंगे। तो 432 सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा? हमें कुल मिलाकर 8:20 दिया गया, लेकिन यहाँ पर ना आप अगर देखोगे तो केवल सेकंड सेकंड में नहीं आंसर दिया गया। जो हमारा आंसर है वो कुल मिलाकर आप लोगों को मिनट और सेकंड दोनों में दिया गया है, घंटे, मिनट और सेकंड। अच्छा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? अगर मैं इसे मिनट में लिखना चाहूं तो आप देख पा रहे होंगे, तो इसे लिख सकते हैं 7 मिनट भाई 6 7 42, 7 मिनट और 12 सेकंड, ठीक है जी। 7 मिनट और 12 सेकंड लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं 60 से भाग दूं तो आप लोगों को पता होगा कि 60 के और 7 के गुणा करेंगे 420 आ जाएगा। तो 420 सेकंड तो हमने यहाँ पे 7 मिनट में निकाल दी, ठीक है। और बचा हुआ जो 12 सेकंड है वो हमने एक साइड में लिख दी। यानी कि टाइम हो रहा था 8:20 और 8:20 के 7 मिनट बाद, यानी कि 8:27 12 सेकंड बाद में दोबारा से एक बार फिर से मिलेंगे, ठीक है भाई। या आप इसे भाग भी देख सकते हो 60 से, नहीं ऐसा करना चाहते हो 60 से भाग दे लो, पता लग जाएगा कि इसमें कितनी मिनट है और कितनी सेकंड है, तब भी वही निकलेगा भाई 6 7 42, 7 मिनट और 12 सेकंड। तो इसमें जब ऐड करेंगे 8:27 12 सेकंड बाद में दोबारा से एक बार फिर से अपनी जो लाइटें हैं उनका रंग बदल लेंगे। आगे देखते हैं भाई। ए, बी और सी ने साझेदारी शुरू की। किसने की भाई? एक ए था, एक बी था और एक सी था, ठीक है। अब हुआ क्या कि ए ने बी से 3 गुना अधिक निवेश किया और बी ने सी के निवेश का 2/3 गुना निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है। अच्छा, एक काम करते हैं, देखो उसने कहा कि ए ने बी से 3 गुना अधिक निवेश किया और बी ने सी से 2/3 गुना। मान लो कि इसने करा था 1 रुपया, सी ने करा 1 रुपया, ठीक है जी। अगर सी 1 रुपया कर रहा है तो बी कितना करेगा? सी के 2/3, यानी कि 2/3 गुना करेगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर ये 2/3 गुना कर रहा है तो ए जो है वो बी का 3 गुना कर रहा, तो बी का 3 गुना जब निकाल लोगे तो केवल 2 निकल जाएगा भाई। बी का 3 गुना कितना निकल गया? हमारा 2 निकल गया। अब एक काम कर लेते हैं भाई, ये 2 है, ये 2/3 है, ये 1 है, ठीक है। हम बटे वाली वैल्यू कभी नहीं रखते, तो इस 3 की गुणा ना पूरे में कर देते हैं, यानी कि 3 का एलसीएम ले लेते हैं, 3 का एलसीएम तो 3 ही आएगा, ठीक है। तो इस 3 की मल्टीप्लाई पूरे में कर देते हैं, जब पूरे में करोगे 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये 2 का 2 ही रह जाएगा क्योंकि तो कट जाएगा, और 3 एकम 3। तो हमारे पास जो अनुपात आया 6 2 3, 6 और 2 8 और 3 11, कितना अनुपात आ गया? 11 का अनुपात। और इसी 11 अनुपात की जो वैल्यू आप लोगों को दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 6600। याद रखना, लाभ का अनुपात बराबर होता है हमेशा लागत के अनुपात के या निवेश के अनुपात के।
तो लागत का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात, तो लागत का अनुपात है, लाभ कितना है 6600, तो एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी भाई 600। ठीक है, पूछा था बी का लाभ, तो 6 दूनी 1200, तो बी को मिलेंगे कितने 1200 रुपए लाभ के रूप में, बी को कितने मिले 1200 रुपए लाभ के रूप में। अगला क्वेश्चन भाई, इसने दिया है कि यदि ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जिनमें सी कर्ण है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या r निम्नलिखित में से कौन सी है। देखो आपको ना एक त्रिभुज दिया है, एक समकोण त्रिभुज है आपके पास क्या है भाई, एक समकोण त्रिभुज है। एक सेकंड रुकना, ये गलत हो गया, ये वाला बोलिए, आपके पास एक समकोण त्रिभुज है ये वाला। अब आपने क्या किया कि इस समकोण त्रिभुज के अंदर की साइड, इस समकोण त्रिभुज के अंदर की साइड आपने एक वर्त बनाया, क्योंकि वही वर्त एक ऐसा हो सकता है जो इसकी सारी भुजाओं को टच करे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसकी अंदर की साइड में एक क्या बना दिया, वर्त बना दिया। केवल यही एक वर्त ऐसा है जो इसकी सारी भुजाओं को टच कर सकता है। ठीक है, नहीं अगर मैं इसके बाहर की तरफ को वर्त बनाने की कोशिश करता हूं तो वो इसकी सारी भुजाओं की तरफ को नहीं करेगा। ठीक है, नहीं सारी भुजाओं को टच नहीं कर रहा है, तो सारी भुजाओं को टच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंतर्वृत्त है। ठीक है, नहीं आप लोगों के लिए उसने कहा कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जिसमें सी कर्ण है। यदि ये सी कर्ण है, यदि सी कर्ण है, ठीक है, नहीं इस वाले को ए मान लेते हैं, इस वाले को बी मान लेते हैं। ठीक है भाई, अब देखो एक बात ना हमेशा ध्यान रखनी है आप लोगों को कि जब कभी भी किसी त्रिभुज के, किसी समकोण त्रिभुज के अंतर्वृत्त होता है और उसकी आपसे पूछ ली जाती है त्रिज्या, क्या पूछ ली जाती है त्रिज्या, तो याद रखो आप लोगों को ना लंब और आधार को जोड़ के उसमें से कर्ण घटा देना होता है। लंब को और आधार को जोड़ के उसमें से कर्ण घटा के और उसका पूरे का आधा कर देते हैं। ठीक है, नहीं लंब प्लस आधार माइनस कर्ण और बटे 2, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि कभी मान लो कि बाह्य वृत्त दे रहे, नहीं बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछ लेता है, तो मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ एक बार। मान लो आपको ऐसे दे दिया बाह्य वृत्त, इसके बाहर की तरफ वृत्त बनाना ही रहा, तो ऐसी कंडीशन में जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी ना, इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, वो इसके कर्ण होता है ना, कर्ण इसका पूरा व्यास है। आप देखोगे यहाँ से यहाँ टच कर रहा है ना, तो जो ये कर्ण है यही इस वृत्त का व्यास है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि कर्ण बराबर वृत्त का व्यास यानी कि डी, और त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या बाह्य वृत्त में वो होती है कर्ण बटे 2। ठीक है, नहीं अंतःवृत्त के लिए कर्ण लंब और आधार को ऐड करके कर्ण माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, और बाह्य वृत्त के लिए कर्ण का आधा कर देते हैं, तो त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। ठीक है जी, क्योंकि हमें त्रिज्या पूछी थी, तो त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सी मिली है हमें, a प्लस बी माइनस सी बटे 2। ठीक है जी, चलो ये कह रहा है कि यदि 1 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 2/n प्लस 1 माइनस 3/n प्लस n पद तक परिणाम कितना होगा। तो भाई एक बात सोचो, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं n का मान n माइनस 1, तो n माइनस 1 बटे n। ठीक है भाई, अच्छा यदि मैं इसे दूसरे को भी ऐसे लिख दूं n माइनस 2 बटे पूरे के n, ऐसे इसे n का मान तो n माइनस 3 बटे n और उसके बाद प्लस n। अच्छा एक बात आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसमें ना सब में, इस सब में पूरे में जो कॉमन है वो क्या चीज है भाई आपके लिए, इसमें सब में जो कॉमन है वो क्या है, वो है n। तो हम यदि मैं n कॉमन ले लूं, पूरे से n कॉमन ले लूं, और देखो ऊपर से n कॉमन ले लिया और एक माइनस का एक कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, n ले लिया, माइनस का एक ले लिया और नीचे से n कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, यानी कि ऊपर से n ले लिया, नीचे से n ले लिया, माइनस का एक ले लिया। अब यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3 और डैश डैश डैश, यानी कि यहाँ पे बचा n। ठीक है भाई, अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये है n माइनस 1/n, और इस ये देखो 1 2 3 n तक चल रहा है, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n माइनस 1 n प्लस 1 और बटे 2, n प्लस 1 बटे 2, ये वाला योग का फॉर्मूला होता है। तो भाई इसमें हम और क्या कर सकते हैं, आपको हम इसमें से n से n माइनस कर सकते हैं। ठीक है जी, जब n से n माइनस कर देंगे, यहाँ बच गया n और ये हो गया माइनस, ये बच जाएगा n प्लस 1 और बटे में 2। ठीक है जी,
अब एक काम करो, एलसीएम ले लो, 2 एकम 2 ये हो जाएगा भाई हमारा 2 एकम 2, 2n तो ये हो गया, और जब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी माइनस का n हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा और पूरे के बट्टे 2, 2n में से 1n गया, 1n बचेगा तो n माइनस 1 बटे 2, ठीक है जी, n माइनस 1 बटे 2 ये आपका सही आंसर हो जाएगा, n माइनस 1 बटे 2, ठीक है, n माइनस 1 बटे 2 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ पाए? ठीक है भाई, बात समझ पाए ना? आगे देखिए, ये कह रहा है कि यदि x बटे 2y बराबर 6 बटे 7 हो, तो ये कह रहा है कि x माइनस वाई बटे x प्लस वाई बराबर 14 बटे 19 का मान जो है वो कितना होगा। तो भाई एक काम करो ना, ये 2 मैं यहाँ से हटा के यहाँ कर देता हूँ, तो इसे x की वैल्यू को 12 कर देते हैं, ठीक है भाई, ये यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया, तो x की वैल्यू तो 12 और y की वैल्यू 7 आ गई। यदि x की वैल्यू 12 है तो x माइनस वाई लिखना, यानी कि 12 में 7 गए, कितने बचे भाई? 6 बचे, सॉरी 12 में 7 गए 5 बचा, ठीक है जी। और ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, एक बार जोड़ के लिखना, तो 12 और 7 ये हो गया 19, ठीक है, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 19 और प्लस में कितना लिखा हुआ है? 14 बटे 19। अब देखो दोनों के जो हर हैं वो बराबर हैं, 19 आ गया, ठीक है जी, और 14 और 5 कितना हो गया? 19, तो 19 बटे 19 मतलब कि एक आंसर आ जाएगा, ठीक है, एक आंसर 19 बटे 19, सॉरी कितना आ गया? 19 बटे 19 आ गया, ठीक है जी, 19 बटे 19। अच्छा ये बात तो एक ही है यार, अगर इसे काट भी दोगे तब भी एक ही आंसर आएगा, ठीक है, इसे काट भी दोगे आप लोग तब भी आंसर एक ही आएगा। अच्छा जी, यदि a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 25% कम है, तो b की ऊंचाई a की ऊंचाई से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? देखो भाई एक बात ध्यान रखो, यदि कभी भी ऐसे देख रखा है, देखो 25% कम है, 2500 पर होता है 33 सही 1/3%, और इस सब पर होता है 50 और इस सब पर होता है 100, ठीक है। अगर 25 से नीचे जाने की बात करें तो 20% होता है, और इससे नीचे होता है 16 सही 2/3, बस अभी आप इतना याद रखना। अब देखो उसने कहा कि यदि किसी a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 25% कम है, कितनी कम है भाई? 25% कम है, तो b की ऊंचाई a की ऊंचाई से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? जब हमें अधिक पूछ रहा तो हम ऊपर की तरफ को जाएंगे, ठीक है, नहीं वो पूछ रहा कि ये ज्यादा है ये वाला कम है, तो ये वाला कितना ज्यादा होगा। तो भाई सीधी सीधी सी बात है कि जब कभी भी ज्यादा के बारे में पूछा था तो ऊपर की तरफ को जाएंगे, अगर ये ज्यादा होता और कम के बारे में पूछता तो नीचे की तरफ को जाते। तो इस अनुसार हमेशा पूछा गया है कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक के लिए हम ऊपर को गए, यानी कि 33 सही 1/3 आंसर हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 33 सही 1/3। अगर आप ये वाली लाइन पे याद रखोगे तो आप तुरंत आंसर निकाल सकते हो। ये कुछ चीजें ना ऐसी होती है जो आप लोगों को याद रखनी पड़ती है। अच्छा अगर आप इसे वैसा मान लो कि ये लाइन नहीं याद आ रही, एग्जाम में भूल गए, तो कोई बात नहीं, देखो हम लिख देते हैं कि एक ए था एक बी था, ठीक है भाई। वो कह रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा भाई? 75, ठीक है। अगर मैं काट दूं तो 25 चौका 100 और 25 या 75। अब वो कह रहा है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि जो 4 है वो 3 से कितना ज्यादा है, जो 4 है वो 3 से कितना ज्यादा है। तो भाई एक ज्यादा है, कौन? 4 किससे? 3 से, और प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे, तो वही कितना आ जाएगा? 33 से 1/3, लगभग 33% आ जाएगा, ठीक। अगर एग्जाम में वो चीज भूल भी जाओ तो आप ये वाली बात याद रखना, ठीक है। लेकिन उसमें आप सीधे सीधे एकदम से आंसर निकाल सकते हो। देखो भाई अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान 16 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। मैदान के तीनों तरफ एक कांटेदार बाड़ खींची जानी है जिससे एक तरफ चौड़ाई के साथ खुला रास्ता रह सके, 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से, ठीक है भाई। बाड़ लगाने की जो लागत है वो कितनी होगी? तो भाई एक काम कर लेते हैं। उसने कहा कि हमारे पास ना एक आयताकार मैदान है, ठीक है, एक आयताकार खेत है, हमारे पास एक आयताकार खेत है जिसकी जो लंबाई है वो तो है 16 मीटर और चौड़ाई है 12 मीटर। हमने क्या किया कि बाड़ लगाई, ऐसे ऐसे बाड़ लगा दी भाई। जब बाड़ लगाओगे तो हमें ना ये वाला जो रास्ता है 12 वाला ये छोड़ कर रखना है, ठीक है, इधर नहीं लगानी, क्या आप तो इधर दरवाजा लगा हुआ हो उसका, ठीक है। तो जब हमें इधर बाड़ नहीं लगानी है, कुछ नहीं लगाना है, तो ये खाली करके रखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला 16 है तो ये भी 16 रहा होगा, ठीक है, नहीं क्योंकि इसके चारों तरफ लगानी है, 12 होगा, ये भी 16 होगा, ठीक है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 16 दूनी 32 और 12 44, कुल मिलाकर जो हमारी बाड़ है वो 44 मीटर बाड़ लगेगी। कितनी मीटर बाड़ लगेगी भाई? 44 मीटर, ठीक है जी। अच्छा अब वो कह रहा है कि 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत बतानी भाई हमें। तो 1 सेंटीमीटर के हमें 25 पैसे देने पड़ रहे,
ठीक है नहीं, 1 सेंटीमीटर के हमें कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 25 पैसे, और उसके हिसाब से हमें 40 मीटर बाड़ लगानी तो कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो भाई एक काम कर लेते हैं ना, हम सीधा सीधा ना 25 की ही मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, ठीक है। 25 की मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौका 100, 25 की मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौका 100, 100 और 10 110, ठीक है नहीं। तो कुल मिलाकर जो हमें पैसे देने पड़ेंगे 1100 रुपये। कितने देने पड़ेंगे भाई, 1100 रुपये। बात समझ पाए, ठीक है जी। कितने पैसे देने पड़ेंगे, 1100 रुपये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखो जो मीटर में था ना, ये हमने डायरेक्ट आंसर कैसे लिख दिया, क्योंकि अगर मैं इसे सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 100 की गुणा करनी पड़ेगी, और इसे रुपये को बदलूंगा, रुपये में बदलूंगा तो 100 के भाग करनी पड़ेगी, तो बात तो वही आ जाएगी, तब भी 25 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है नहीं। कभी आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट 25 की गुणा कर दी, वो इसलिए की क्योंकि ये मीटर था, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और जी 44 सेंटीमीटर, 44 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 4400। तो ऐसे 1 रुपये में 25 पैसे में 25 बटे 100 रुपये होते हैं, यानी कि 1 बटा 4 रुपये, तो वही काट दिया हमने। कुल मिलाकर हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 11 मीटर। अच्छा दिया गया है कि x बराबर 2 माइनस रूट 3, तो x माइनस 1 बटा x की वैल्यू कितनी होगी। देखो भाई मैं आप लोगों ने एक बात बता देता हूँ कि x की वैल्यू दी गई है 2 माइनस रूट 3, ठीक है। x की वैल्यू दी गई है 2 माइनस रूट 3, तो याद रखना 1 बटा x की जो वैल्यू होगी ना भाई, वो होगी 2 प्लस रूट 3, यानी कि अगर ये अपना स्थान, यानी कि ये ऊपर से नीचे आ जाएगा ना, तो इसका जो साइन है, जो चिन्ह है, वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3, यानी कि 2 प्लस रूट 3। अब पूछा गया है x माइनस 1 बटा x का मान कितना होगा, तो x की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस रूट 3, ठीक है नहीं, और माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस रूट 3। ये बात याद रखने की, माइनस की मल्टीप्लाई भी करनी होगी आप लोगों को आखिर में। तो ये हो जाएगा भाई 2 माइनस रूट 3 माइनस का 2 माइनस का रूट 3। तो भाई एक काम करते हैं, 2 ये प्लस का है, ये वाला माइनस का है, 1 और 1 माइनस के 2 रूट 3, कितना आ गया भाई, माइनस के 2 रूट 3 आपका सही आंसर आ गया। बात समझ पाए आप लोग, क्यों भाई, बात समझ पाए। चलो अब वो कह रहा है कि सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कौन है। समग्र खेलों को सबसे अच्छा जो प्रदर्शन कर पा रहा है इनमें वो कौन सा आदमी है, ठीक है। ए है, बी है, सी है, डी है। तो प्रदर्शन का मतलब है कि जिसने भी मतलब जितने भी गेम खेले गए हैं ना, उनके अंक मिले हुए सबको। इसे 12 अंक मिले, ए को खेले में, बी में 8 मिले, सी में खेल तीसरे में कितने मिले, अच्छा सॉरी ए में तो मिले 12 अंक, अच्छा दूसरे खेल में मिले ए को 8, तीसरे में मिले 10, चौथे में मिले 6। यदि हम कुल चारों खेल की बात करें तो कितने हो जाएंगे, तो 12 और 8 20 और 10 30 और 6 36, कुल मिलाकर यहाँ मिल रहे हैं ऐसे 36 अंक। कितने अंक मिल रहे हैं भाई, 36 अंक। अच्छा इसकी बात करते हैं, इसे मिलेंगे 8 और 6 14, 14 और 4 18, यहाँ पे से 18 अंक मिले, ठीक है। उसके बाद 8 और 11 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26, यहाँ से 26 अंक मिले, ठीक है। अच्छा 10 और 12 22 और 2 24, 24 और 8 32, तो यहाँ पे मिले 32 नंबर, ठीक। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा नंबर जो मिल पा रहे हैं वो आप लोग देख पा रहे होंगे, तो 36 मिल पा रहे हैं। किसे मिल रहे हैं, ए को। तो सबसे ज्यादा जो नंबर है वो ए को मिले, कितने, 36, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन ऐसे ही है, ये दिया गया है सभी खेलों में ए द्वारा बनाए गए अंकों की औसत संख्या। अच्छा ए ने, अभी हमने देखा था कि ए ने 36 अंक नंबर बनाए थे, कितने बनाए थे, 36 अंक बनाए थे, और इसके जो औसत निकाल ले तो 1 2 3 4, कुल मिलाकर कितने हैं, 4, ठीक है। औसत संख्या ज्ञात कीजिए, बस यही ज्ञात करना था, 4 × 36 आ गया, ए द्वारा बनाए गए, हाँ ठीक है, बस यही ज्ञात करना था। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2। आगे आ जाओ भाई। चारों मैचों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी कौन है। सबसे खराब प्रदर्शन उसमें देख लेते हैं कौन था भाई। सबसे खराब प्रदर्शन जो किया था 18 किया था, यानी कि बी ने किया था। किसने किया था भाई, बी ने किया था। ये था क्या, ये नहीं था, चलो हाँ इसने किया था सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन बी ने, ठीक। क्योंकि ये 8 और 6 14 और 4 18 अंक ला पा रहा है, बाकी सब कोई 36 ला रहा, कोई 32 ला रहा, कोई 26 ला रहा। आगे आ जाओ भाई। सी और डी द्वारा बनाए गए औसत अंकों का अंतर कितना है, ठीक है ना, सी और डी द्वारा। अगर हम सी की बात करें तो सी में अभी हमने देखा था, तो 8 और 2 10, कुल मिला के यहाँ 32 थे। कुल मिला के कितने थे भाई, 32 थे। और इसकी बात करें तो 4 3 7, 7 और 8 15, 15 और 11 26, इसके 26 थे, ठीक है। इसके कितने थे, 26। और वो कह रहा है सी और डी द्वारा बनाए गए औसत अंकों का जो अंतर है वो कितना होगा। भाई एक बात काम करते हैं ना, इनके औसत की बात करें, इसका औसत आ जाएगा 26/4, इसका औसत आ जाएगा पदों का 1 पदों की संख्या 32/4। बस सीधे सीधा दोनों का अंतर ले लो ना। 12 में से 4 गए, कितने बचे भाई आपके पास, 8। 8 को किससे भाग देंगे,
अच्छा ठीक है, 12 में से सॉरी 12 में से 6 गए, कितने बचे 6, और 6 को भाग देंगे 4 से, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि 1.5 बन गए हैं। कितना आ गया अंतर? 1.5 का। ठीक है जी, कितना अंतर आया? 1.5 का। आगे जाओ। 50 और 100 दोनों अंकों को छोड़कर, 50 को और 100 को छोड़ देना, के बीच कितनी संख्याएं मौजूद हैं जिनमें अंक 5 है और जो अंक 5 से पूरी तरह विभाजित है, जिनमें अंक 5 है और वो 5 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है जी। अच्छा, 50 और 100 को छोड़ देना है। अगर मैं बात करूं तो पहली संख्या जो होगी 55 होगी भाई, ठीक है नहीं, जिसमें अंक 5 भी है और 5 से विभाजित भी है। दूसरी संख्या 65 होगी जिसमें अंक 5 भी है और 5 से विभाजित भी है। तीसरी संख्या 75 होगी जिसमें अंक 5 भी है और 5 से विभाजित भी है। चौथी संख्या जो होगी हमारी 85 होगी और पांचवी संख्या 95 होगी। ठीक है नहीं, तो यही पूछा था कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंक जो है वो 5 है और 5 से विभाजित भी है। तो 1 2 3 4 5, तो कुल मिलाकर ऐसी संख्याएं आप लोगों के पास है 5। कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लो कि ऐसा ना ले, क्योंकि ये तो थोड़ी सी थी तो आप लोगों ने आराम से निकाल ली। मान लो अगर कल के दिन आप लोगों को ऐसा ना देगा, वो 1000 दे दे। कितना दे दे भाई? 1000 दे दे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, देखो आप में क्या करोगे कि इससे पहली संख्या मैं इसी के आधार पर दिखा देता हूँ 100 के आधार पे, कि आपको एक बात तो क्लियर है कि भाई जो पहले ये बीच की संख्या में हटा देता हूँ, कि पहली संख्या जो होगी वो 55 होगी और लास्ट की संख्या जो होगी वो 95 होगी। ठीक है नहीं, और इससे अगली संख्या जो होगी वो 65 होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 10 का अंतर आ रहा है। तो आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जब आपको n की वैल्यू याद करनी होती है ना, कितनी संख्याएं हैं, तो होता है लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1, ये होता है जी फॉर्मूला। ठीक है, हमें n की वैल्यू याद करनी थी। लास्ट संख्या आपको पता है 95 है, पहली संख्या आपको पता है 55 है। डिफरेंस की बात करो, सबका डिफरेंस सब में 10 का आएगा, क्योंकि 65 के बाद 55 के बाद 65, 65 के बाद 75, 75 के बाद 85, तो कुल मिलाकर अंतर आया 10 का और प्लस 1। तो घटा दो भाई, इसमें से 0 आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4 आ गया, और बटे 10 और प्लस 1 जब काटोगे तो 4 और 1 5। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि ये तो छोटा था इसलिए आपने फटाफट निकाल लिया। ठीक है नहीं, लेकिन अगर ज्यादा आ जाए, 1000 आ जाए, 2000 आ जाए, 3000 आ जाए, ठीक है भाई। चलिए, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। तो भाई ये क्वेश्चन जो है ये खत्म हो गया। हमने जो आज क्वेश्चन किया 38 क्वेश्चन तक हो गए। हाँ, जो आपका एग्जाम था 10-1, जो आपका एग्जाम था भाई वो था 10-1-2021 का। उसके हमने मैथ के सारे क्वेश्चन निपटा दिए। ठीक है, तो मैथ के सारे क्वेश्चन निपटा दिए हमने हम लोगों ने उसके। तो अगला जो टेस्ट करेंगे हम कल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें से हो सकता है कि आधा टेस्ट कल करें और आधा टेस्ट अगले दिन में। ठीक है भाई दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर कराएं। ठीक है जी, तो इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।